जय हिंद। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो हमारे देश के कुछ प्रोमिनेंट लीडर उस वक्त हमारे देश के जेलों में बंद थे। उनमें से एक थे ए.के. गोपालन जी। कहा जाता है कि ए.के. गोपालन जी ने सीक्रेट तरीके से जेल के अंदर नेशनल फ्लैग को अपने पास रखा था और जब देश हमारा आजाद हुआ तो उस टाइम उन्होंने जेल के अंदर ही नेशनल फ्लैग को होस्ट भी किया और वहां पे स्पीच भी दिया और उसके साथ ही लेकिन उस वक्त जो जेल प्रशासन थी उन्होंने उनको रोक दिया। तो हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे ए.के. गोपालन जी के बारे में और उनसे रिलेटेड एक केस के बारे में जिनको कहते हैं ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, जिसको फेमसली प्रिवेंटिव डिटेंशन केस भी कहा जाता है। तो इस केस को जानने से पहले इसके बैकग्राउंड को देखते हैं कि इसके बैकग्राउंड पृष्ठभूमि में क्या थी, ऐसा क्या कंडीशन हुआ कि इस केस को फ्रेम होना पड़ा। नाउ चलिए तो डिस्कस करते हैं ए.के. गोपालन जी के बारे में। ए.के. गोपालन जी एक प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट लीडर थे इन द स्टेट ऑफ मद्रास और जो इन पे कई बार सेडिशंस के चार्जेस भी लगे थे। पहली बार 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इनको ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ एक्टिविज्म के आरोप में इनको अरेस्ट कर लिया गया और जब इनको अरेस्ट कर लिया गया तो 1942 में ये जेल से निकलने में कामयाब हो गए, एस्केप्ड हो गए फ्रॉम द जेल। नाउ लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो 1945 में इनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया और 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ तब ये जेल में ही थे, लेकिन उनके कुछ वीक्स के बाद उनको जेल से निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर मालाबार में एक स्पीच देने के लिए के आरोप में, एक सेडिशन के आरोप में इनको फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है और इनको जब अरेस्ट किया जाता है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के सेक्शन 3 क्लॉज 1 के तहत इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। नाउ इसके बाद ये केस फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने हैबियस कॉर्पस के तहत इन्होंने केस फाइल किया, रीट पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ पे इनका कहना ये था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। ठीक है, आर्टिकल 32 क्लॉज 1 के तहत इन्होंने हैबियस कॉर्पस के रीट्स फाइल की और इनका कहना था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है ये आर्टिकल 13, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 इनको वायलेट करता है। तो मैं बात करूं एक एक करके, इस आर्टिकल को भी देखते हैं कि आर्टिकल 13 की मैं बात करूं तो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि ऐसे लॉ अगर जो इनकंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट तो वो लॉ नहीं है, उसको नल एंड वॉइड किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास पावर है, जुडिशियल रिव्यू का पावर है कि उसे ऐसे लॉ को नल एंड वॉइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। नाउ आर्टिकल 19, अब यहां पे आर्टिकल 19 में कहा गया था, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी जो कि राइट टू मूवमेंट इन द थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करता है। तो इन्होंने कहा था कि ये जो राइट टू मूवमेंट इन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया है इसको हमारे वायलेट की गई है। उसके बाद आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है उसको भी वायलेट की गई है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जिसमें इनको ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताया गया है, ठीक है, और फेयर ट्रायल नहीं हुआ है क्योंकि जब ऑर्डिनरी लॉ के तहत जब अरेस्ट की जाती है तो 24 आवर के अंदर मैजिस्ट्रेट के इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट पेश करना होता है और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था। इनको विदाउट ट्रायल ही इनको जो जेल है उसमें शिफ्ट कर दी गई थी, जेल कर दी गई थी। लेकिन जब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को देखते हैं तो यहाँ पे प्रोविजन भी है कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाए, ठीक है, और इसके साथ ये भी है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये एक स्पेशल केस है। यहाँ पे अगर स्टेट को या नेशन को लगता है कि किसी इंडिविजुअल की वजह से देश की सिक्योरिटी को, देश के डिफेंस को, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, किसी स्टेट से, किसी कंट्री से फ्रेंडली रिलेशन को हैम्पर कर रहा है, देश की सोवरेनिटी को हैम्पर कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल, उसको अरेस्ट की जा सकती है और एटलीस्ट 3 मंथ तक उसको जेल रखा जा सकता है। उसके बाद हाईकोर्ट के जज के अध्यक्षता में कमेटी स्टैब्लिश होती है और वो डिसाइड करती है इन पे चार्जेस को फ्रेम होता है या नहीं होता है, ये डिसाइड की जाती है और फिर आगे इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये प्रोसीजर होता है और यहाँ पे जरूरी नहीं कि अब ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया ही जाए, यानी ये मामला था। अब यहाँ पे जैसे अगर हम आर्टिकल 21 को देखते हैं तो आर्टिकल 21 को देखिए, ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, यानी नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ। यानी कहने का मतलब कि अगर हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ, अगर कोई एक्ट
कोई लॉ बनाई गई है उस लॉ के द्वारा हम किसी भी इंडिविजुअल की लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यानी आर्टिकल 21 जो है ये हैम्पर हो सकती है, वायलेट हो सकती है बाय अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, यानी कानून की प्रक्रिया के द्वारा। यानी अगर कोई लॉ बनाई गई है उस लॉ के तहत उस लॉ के तहत किसी भी इंडिविजुअल की आर्टिकल 21 को वायलेट की जा सकती है, रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है। यहां पे ये बात हुई थी और इसी को चैलेंज की गई थी कि आर्टिकल 21 को वायलेट की गई है ना। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ सजेशंस था, उसको भी हम लोग देखेंगे ना। तो यहां पे हमारे पास मेजर क्वेश्चन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये है कि क्या वेदर प्रिवेंटिव डिटेंशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। ठीक है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 जो है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या ये वैलिड है? उसके बाद होता है क्या ये वायलेट करता है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 13 को, आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 19, 21, 22, क्या इनको वायलेट करता है? ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या आर्टिकल 19 और 21 में कोई कनेक्शन है, क्या वो इंटरलिंक्ड है? क्योंकि ए.के. गोपालन जी के द्वारा कहा गया था कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, 22 ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अगर हम एक को वायलेट करते हैं तो दूसरा भी वायलेट होता है ना। यहां पे एक चीज और कही गई थी कि क्या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ जो है इस पे एग्जामिन होनी चाहिए, यानी क्या ये फेयर और रीजनेबल ये होना चाहिए। ठीक है, और क्या ये ड्यू प्रोसेस ऑफ विच मींस कि क्या ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करेगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ है वो फेयर होना चाहिए, ठीक है, वो रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है, वो जस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट की यहां पे बात की गई, लेकिन अब हम यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करता है, आर्टिकल 21 में इसको फॉलो की जाएगी ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में मिलता है। ठीक है, चलिए तो इन मामले को देखेंगे। यहां पे ए.के. गोपालन जी के तरफ से ये आर्गुमेंट दी गई थी कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19, 21, 22, 13, 14 को वायलेट की गई है। ठीक है, यहां पे इन्होंने ये भी कहा था कि जो एक फेयर ट्रायल नहीं हुआ, जो नेचुरल जस्टिस को भी वायलेट करता है। जब हम नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं तो नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है कि आपके एक प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए, ठीक है, फेयर ट्रायल होना चाहिए, और नो वन शुड बी जज ऑफ देयर ओन केस, कोई भी अपने केस का जज नहीं हो सकता है। ठीक है, और आपको प्रॉपर एक्सेस टू जस्टिस मिलना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये होता है तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल जस्टिस को फॉलो की जा रही है। इनका यही आरोप था कि ये नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखिए आर्टिकल 21, यहां पे अब आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करते हो। देखिए ये एक ऐसा मामला था, 1950 में ही हमारा संविधान लागू हुआ और 1950 में ही सुप्रीम कोर्ट को एक मौका मिला हमारे फंडामेंटल राइट को इंटरप्रेट करने का। लेकिन यहां पे थोड़ा सा नैरो इंटरप्रिटेशन होता है सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल 21, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अप्लाई नहीं की जा रही है और नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को यहां पे सुप्रीम कोर्ट अप्लाई नहीं करती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ के तहत किसी भी पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनल लिबर्टी है उसको रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है। ठीक है, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये एक लॉ है, ये बनाई गई है, ये पूरी प्रोसीजर से बनाई गई है, ये कानून के द्वारा इसको एस्टैब्लिश की गई है, पार्लियामेंट के द्वारा इसको एस्टैब्लिश की गई है। ठीक है, लेजिस्लेचर ने इसको बनाया है। और क्योंकि देखिए उस टाइम पे ये भी था कि जस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरे बहुत मेहनत करके और बहुत कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उस इंटरप्रिटेशन को नैरो कर दिया। ठीक है, और यहां पे इन्होंने सिर्फ ये कहा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ के तहत हम किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनल लिबर्टी है उसको रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है। ठीक है, और यहां पे इन्होंने साफ साफ कह दिया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है उसको यहां पे लागू नहीं की जाती है। ये इसी को एक्सटेंड भी किया गया था मनेका गांधी केस में। जब आप देखेंगे तो मनेका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको लागू भी किया था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अप्लाई किया था। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। नाउ यहां पे सुप्रीम कोर्ट एक बात ये भी कहती है
कि आर्टिकल 19 जो पिटिशनर के द्वारा कहा गया कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी जो राइट टू मूवमेंट है इसको रिस्ट्रिक्ट की गई है, ठीक है, ये मतलब इसको वायलेट की गई है। तो यहां पे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी जो है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी यहां पे इम्पोज की गई है, ठीक है, कि आप जरूरी नहीं कि यहां पे आप नेशनल सिक्योरिटी का जहां मामला हो, पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड जहां पे इश्यूज हो, वहां पे आप मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट राइट तो है नहीं, हम इसको, हमारी जो फंडामेंटल राइट है ये क्वालिफाइड राइट है, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। तो एब्सोल्यूट राइट है नहीं तो हम जरूरी नहीं कि इसको रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा कह रहा है कि यहां पे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 जो है ये वायलेट नहीं करता है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, सुप्रीम कोर्ट का कहना यहां पे था, ठीक है। इसके बाद जब बात हुई कि क्या आर्टिकल 19 और 21 रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, ठीक है, क्योंकि अब दोनों जगह हम अगर देखें तो लिबर्टी की बात की जा रही है आर्टिकल 21 में और फ्रीडम की बात यहां भी हम आर्टिकल 19 में भी फ्रीडम की बात करते हैं, तो क्या ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है? सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं, यहां पे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 दोनों अलग अलग है, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आर्टिकल 21 और 21(2) को देखें तो ये एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है, लेकिन अब यही चीजें, यही जजमेंट जो है ये रिवर्स्ड हो जाती है इन द मनेका गांधी केस। वहां पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो आर्टिकल 19, 21 और 22 है ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो ये प्रोविजन जो है यहां पे दी गई। तो यहां पे एक सुप्रीम कोर्ट ने एक नैरो इंटरप्रिटेशन किया, फंडामेंटल राइट का एक नैरो इंटरप्रिटेशन किया, और इन्होंने आर्टिकल 21 को भी नैरो इंटरप्रिटेशन किया, और यहां पे प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये वैलिड करा गया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया गया था, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन यहां पे वैलिड रहा। तो इस केस इसीलिए इस केस को प्रिवेंटिव डिटेंशन केस कहते हैं। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो डिटेंशन था उसको वैलिड करार दिया, ठीक है, ए.के. गोपालन जी का डिटेंशन जो था उसको वैलिड करा। और यहां पे इन्होंने एक नैरो इंटरप्रिटेशन के तहत प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ को ही कहा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ जो है जिसके तहत हम आर्टिकल 21 को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जजमेंट था ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का। नाउ अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंटेड द कॉन्सेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट किस जजमेंट में इंप्लीमेंट करती है, सुप्रीम कोर्ट अपने किस जजमेंट में इंप्लीमेंट करती है? प्रिवेंटिव डिटेंशन केस ऑन द भारती केस, मिनर्वा मिल केस, पर्सनल लिबर्टी केस, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर देंगे। नाउ अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल विद्या लाइव ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे अगर आप इसको स्कैन करते हैं तो सीधा आप इस चैनल पे जा सकते हैं, और इस चैनल पे जा करके मेरी आईडी है, पर्सनल आईडी है, वहां पे आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो आपकी, आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।